तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दे ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या फिर ट्यूटर से भी हेल्पलाइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इन हमारे ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से फुल अटेंटिव होकर सुनेंगे तो होप सो आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है 14.6 विच इज़ फैक्टर इफ़ेक्टिंग रेजिस्टेंस। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन वायर, length of wire, and second one is the area of cross sectional of wire, and third one is the nature of wire, and fourth one is the temperature of wire. तो स्टूडेंट्स, ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी रेजिस्टेंस पर इफ़ेक्ट करते हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ द वायर। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि रेजिस्टेंस को जिसे हम लोग आर से डोनेट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जो वायर की जो लेंथ है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। अगर हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करें, लेट्स सपोज हमारे पास एक पानी का पाइप है। एक हमारे पास लार्ज लेंथ का पाइप है और एक हमारे पास स्मॉल लेंथ का पाइप है। हम लोगों ने इसको बाउंड कर दिया है कि पानी इसके अंदर से ही फ़्लो करेगा। ठीक है, हम लोगों ने इसके अंदर एक रुकावट डाल दी, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी कि पानी इसी पाइप के अंदर से फ़्लो करेगा। अब स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज पानी अगर जब स्मॉल पाइप में से फ़्लो करेगा तो सिर्फ पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बाउंड है, सिर्फ ये पानी इतनी ही लेंथ में मतलब कि फ़्लो करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी स्टूडेंट्स यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो वो इजीली फ़्लो कर सकता है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई है, क्योंकि लेंथ कम है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास कम होगी। अब स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एक बड़ा पाइप है, बड़े पाइप में पानी बाउंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाउंड है। ठीक है, अब पानी जब बाहर निकलेगा तो वो इजीली फ़्लो करेगा। मतलब जितनी पाइप की लेंथ शॉर्ट होगी, पानी उस लेंथ तक के लिए बाउंड होगा। जैसे ही पानी इस बाहर निकलेगा तो वो इजीली मूव कर सकेगा। अगर हम लोग इसकी लेंथ, जैसे हम लोगों ने इसकी लेंथ इंक्रीज़ की तो पानी ज़्यादा देर तक इसमें बाउंड रहेगा। ठीक है, और जो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गई है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। जितनी वायर की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती जाएगी इतनी ही उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने मेंशन किया है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हम लोगों ने लिखा रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। It means that if we double the length of the wire, then its resistance will also be doubled.
इफ़ इट्स लेंथ इज़ हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम 1/2। ठीक है, अगर तो हम लोग उसके रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो उसकी लेंथ भी डबल हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर था। नाउ हमारे पास अब सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा द रेजिस्टेंस आर ऑफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर। हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि लेट्स सपोज हम लोगों ने प्रीवियस वाटर पाइप की एग्जांपल डिस्कस की, हम लोग ये ही एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज इसका एरिया हमारे पास स्मॉल है और एक और पाइप है जिसका हमारे पास एरिया काफ़ी लार्ज है, ये हमारे पास थिक पाइप है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं, जब पानी इस पाइप में से गुजरेगा तो काफ़ी मुश्किल गुजरेगा क्योंकि पाइप छोटा है। ठीक है, पानी को गुजरने में मुश्किल होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पानी की जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स, इस पाइप का जो एरिया है वो काफ़ी लार्ज है। ठीक है, तो पानी इसमें से आसानी से गुजर जाएगा। तो इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगी, तो पानी हमारा इजीली फ्लो कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कह सकते हैं कि एरिया इंक्रीज़ करने से, हम लोगों ने एरिया को इंक्रीज़ किया तो हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो हमारे पास कम हो गई। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने इस सेकंड वाले पाइप में देखा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एरिया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक और इक्वेशन बना ली कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। It means that the thick wire would be the smaller resistance than a thin wire. स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने देखा, ये हमारे पास थिक वायर थी। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास थिक है, इसकी रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और इसकी रेजिस्टेंस कम है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थिन थी। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम था तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन आ गया कि अगर हम लोग एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा क्रॉस सेक्शनल जो एरिया था वो डिक्रीज़ कर जाएगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि थिक वायर जिसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास स्मॉल हो गई है यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल हो गई जो हमारे पास थिक वायर थी एज़ कम्पेयर टू थिन वायर। अब थिन वायर में क्या होगा, थिन वायर में बेसिकली ये होगा कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो उसमें कम है। ठीक है, और जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो उसमें ज़्यादा है। अब हम थर्ड फैक्टर डिस्कस करते हैं। लास्ट वन हमारे पास फैक्टर्स हैं कि नेचर ऑफ द वायर। जैसे कि स्टूडेंट्स, कुछ वायर्स होती हैं जिनमें करंट इजीली पास कर देता है और जो कुछ होती हैं जिनमें करंट फ्लो करने में हमारे पास मुश्किल होती है। डैट्स मीन स्टूडेंट्स, उन वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली आपने सुना होगा कि जो कंडक्टिंग वायर होती हैं हम लोग उनके लिए कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉपर वायर की जो रेजिस्टेंस है उसमें उसकी सबसे कम होती है और उसमें से कॉपर में से करंट हमारे पास इजीली पास कर देता है। तो ये था हमारे पास नेचर ऑफ द वायर्स। वायर की नेचर किस तरह से होती है, किस तरह से उसमें इजीली करंट फ्लो कर सकता है और किस तरह से नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो कॉपर वायर है हमारे पास, कॉपर का जो सिंबल है वो Cu, इसकी जो वैलेंसी है वो +2 है। कॉपर में हमारे पास इजीली करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, इस करंट इसमें इजीली फ्लो करेगा तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी लो होती है। ठीक है,
अगर हमारे पास स्टील वायर की बात करें, ठीक है, जो स्टील की वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि वायर की जस्ट नेचर चेंज करने से किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है। कॉपर वायर में बेसिकली रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और स्टील वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स ये थे 3 फैक्टर्स। नेक्स्ट 1 फैक्टर्स है हमारे पास नेक्स्ट 1 फैक्टर है स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखिएगा, कॉपर वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस देन स्टील वायर ऑफ द सेम साइज। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। 4th वन हमारे पास जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो है टेम्परेचर, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट को फ्लो को अपोज करती है, ठीक है। अब किस तरह से अपोज करती है, हर चीज़ बेसिकली एटम से मिलकर बनी होती है। तो बेसिकली वायर भी हमारे पास एटम से मिलकर ही बनी होती है। जब तक करंट के रास्ते में एटम्स एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे करंट के लिए रुकावट बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने देखा टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। जब आप वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स की मूवमेंट है स्टूडेंट्स वो और ज़्यादा तेज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो लार्ज हो जाती है। अब जब एटम्स की मूवमेंट तेज़ हो जाएगी तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी ज़्यादा भी इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस का जो एटम्स की मूवमेंट है वो लार्ज होती जाएगी और हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 14.3 और 14.4 को हम लोग कंपेयर करें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। हम लोगों ने 14.3 इक्वेशन और 14.4 इक्वेशन को कंबाइन कर लिया, इनके इफ़ेक्ट्स को कंबाइन कर लिया, तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल डिवाइडेड बाय ए के। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम कोई भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे इस कांस्टेंट को शो किया है रो से। ओके स्टूडेंट्स, रो बेसिकली हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आया, आर इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, रो, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर, कॉपर, आयरन, टीन, सिल्वर एंड वुड हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ रो। तो स्टूडेंट्स ये रो की वैल्यू है ये डिफरेंट होती है, हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। स्टूडेंट्स अगर हम लोग लेंथ को 1 मीटर वैल्यू पुट करें स्टूडेंट, ओके, लेंथ की जो वैल्यू है वो 1 मीटर पुट करें, ओके, और एरिया जो है वो हमारे पास हो अगर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आर हमारे पास किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, आर इज़ इक्वल टू रो, एरिया हमारे पास 1 है, ओके, लेंथ हमारे पास 1 है और एरिया की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू आ गई हमारे पास रो के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यही बात मेंशन की गई है कि देन आर इज़ इक्वल टू रो,
द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर 1 मीटर क्यूब वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस कितनी मौजूद होगी। अगर हमें उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मौजूद हो कि उसके 1 मीटर क्यूब में कितनी रेजिस्टेंस मौजूद है, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि लेट्स सपोज उस वायर की 1000 किलोमीटर भी है, तो हम लोग वो भी बता सकते हैं कि 1000 किलोमीटर में कितनी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है हमारे पास ओहम मीटर। स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मालूम है तो हम लोग 1000 किलोमीटर वायर की रेजिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट इसका यूनिट है हमारे पास ओहम मीटर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। The length of a copper wire is 1 meter and its diameter is 2 millimeter। हमारे पास जो उसकी लेंथ है वो 1 मीटर है और जो उसका डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर है। देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर। हम लोगों ने कॉपर वायर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन फार्मूला है, एरिया का फार्मूला होता है ए इज़ इक्वल टू पाई डी स्केयर डिवाइडेड बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एरिया है। एरिया इज़ इक्वल टू पाई डी स्केयर डिवाइडेड बाय 4। ओके, यहाँ से अगर हम लोग पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, डी की वैल्यू हमारे पास है, मतलब डायमीटर जो उसका है, मिली को हम लोगों ने 10⁻³ में लिख लिया। तो मिली की डायमीटर की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻³ और डायमीटर का स्केयर है तो हम लोग इसका स्केयर ले लेंगे। ओके, और मीटर स्केयर एज इट आ गया, डिवाइडेड बाय, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 है, हम लोगों ने 4 को एज इट लिख दिया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.14 × 10⁻⁶। अब स्टूडेंट्स, कॉपर के लिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि हर कॉपर है, टिन है, स्टील है, हर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर वायर की डिफरेंट होती है। तो कॉपर के लिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो है 1.69 × 10⁻⁸। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कॉपर के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस के लिए, R इज़ इक्वल टू रो L बाय A। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ओके स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय A। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। रो की वैल्यू हमारे पास है 1.69 × 10⁻⁸ और लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 1 मीटर और एरिया हमारे पास है 3.14 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। हम इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा रेजिस्टेंस की वो वैल्यू आएगी, वो हमारे पास आएगी 0.54 × 10⁻⁻² ओहम। बेसिकली रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम है, तो हम लोग वो साथ में मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 14.7। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 14.7 टॉपिक है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? अब कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास आउट होने देते हैं, जिनमें से जो करंट है वो इजीली फ़्लो कर सकता हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने कहा जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है,
अब हम लोग मेटल को अगर फर्दर डिस्कस करें कि जो कॉपर है और सिल्वर है वो हमारे पास इजीली हमारे पास करंट को फ्लो कर सकता है। अब मेटल में कैसे करंट फ्लो इजीली करता है? बेसिकली मेटल्स they are good conductor of electricity and offer less resistance and the flow of current because they can conduct electricity much easy. स्टूडेंट्स अब लोग मेटल की बात करें, सिल्वर और कॉपर हैं, उनमें इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली मूव कर सकते हैं। अगर हम लोग इन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के अंदर जैसे कि सिल्वर है और कॉपर है, ठीक है, इनमें से हमारे पास जो करंट है वो इजीली फ़्लो कर जाता है। इजीली फ़्लो करने का मतलब ये है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनकी एक्सेस तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर नॉट हेल्ड स्ट्रॉन्गली टू एनी पर्टिकुलर एटम ऑफ मेटल। ये किसी भी मेटल के एटम के साथ स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं होते ये इलेक्ट्रॉन, बल्कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। These freely electrons move randomly in all direction inside the metal. मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, वो स्ट्रॉन्गली टाइड नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे पास करंट इजीली पास करता है मेटल्स में, और हम लोग कहते हैं कि इस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Students, when we can apply an external electric field, then electron can easily move in a specific direction. Students, let's suppose अगर हम लोगों ने कोई उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो हम लोग उनकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास ये एक मेटल है, इस मेटल में 1000 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेटल है, मेटल में हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ मेटल ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास टाइटली बाउंड नहीं है न्यूक्लियस में, ठीक है, ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो कि न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते। अब जैसे ही हम लोग इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में लेके आ रहे हैं, लेट्स सपोज हम इनको किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में लेके आते हैं, हम इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास या तो अलाइन द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे, ठीक है, या फिर डिसअलाइन द मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड काजेज द फ्लो ऑफ करंट इन मेटल वायर्स। और इस तरह से जो मेटल्स की वायर्स हैं उनके अंदर करंट इजीली पास आउट कर जाता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस भी डिस्कस किया था। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, बेसिकली उनके अंदर मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगी। अब जब मूवमेंट फास्ट हो जाएगी तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो गई है, अब वो करंट को ज़्यादा अपोज करेंगे एज़ कम्पेयर टू बिफोर, ठीक है, क्योंकि पहले टेम्परेचर ज़्यादा नहीं था, उन एटम्स की जो मोशन थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी, तो करंट वहाँ से पास आउट कर रहा था। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो उन इलेक्ट्रॉन्स, उन एटम्स की जो मोशन है वो फास्ट हो जाएगी और वहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन इलेक्ट्रॉन विद द एटम ऑफ मेटल।
ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी तो वहाँ पे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 14.8 विच इज़ इंसुलेटर। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इंसुलेटर्स को। इंसुलेटर्स क्या हैं? इंसुलेटर बेसिकली स्टूडेंट्स आर द मटेरियल विच जो इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने देते। जैसे हम लोगों ने करंट कंडक्टर्स में पास किया, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। सिमिलरली जो इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर में अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट नहीं होने देते। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। All material contains electron. The electron in insulator like rubber, however, are not free to move. They are tightly bound inside the atoms. Hence, current cannot flow through an insulator because there are no free electrons. स्टूडेंट्स, ये इंसुलेटर्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में इतने बाउंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से उनमें करंट भी पास आउट नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, इंसुलेटर बेसिकली वो मटेरियल होते हैं उनमें करंट पास आउट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनमें कोई करंट पास नहीं होता और वो टाइटली हमारे पास बाउंड होते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस की एक एग्जांपल यहाँ पर रबर की। इंसुलेटर्स आर ग्लास, वुड, प्लास्टिक, फर एंड सिल्क। ठीक है, इंसुलेटर कैन वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इंसुलेटर्स में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। बेसिकली अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास लार्ज हो गई है तो वहाँ से जो करंट है वो हमारे पास पास आउट नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें करंट पास क्यों नहीं होता, इसकी रीज़न क्या है? अब स्टूडेंट्स, क्योंकि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जैसे हम लोगों ने कंडक्टर में पढ़ा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग इनको एक्सटर्नल फील्ड में एक्सपोज करते हैं तो वो फील्ड एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। तो हम कहते हैं कि वहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद नहीं हैं, तो एटम्स मूव ही नहीं करेंगे। एटम मूव नहीं करेंगे तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर, current cannot be flow easily. Insulator can easily charged by friction and induced charge remains static on their surface. Other examples of insulator are glass, wood, plastic, fur and silk. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एग्जांपल्स इंसुलेटर की, जिनमें हमारे पास ग्लास है, वुड है, प्लास्टिक है, फर है और सिल्क है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह होते हैं उनमें जो हमारे पास फावड़ा के लोग होते हैं वो इस तरह का उनको ड्रेस डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें से करंट इजीली पास नहीं होता। तो बेसिकली वो ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है, मतलब ऐसे इंसुलेटर मटेरियल उसके अंदर फिलअप किया जाता है उस ड्रेस में। उस ड्रेस को इंसुलेटेड मटेरियल्स के साथ बनाया जाता है ताकि उनमें से करंट इजीली पास आउट ना कर सके। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसमें चार्जेस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, वो मूव नहीं करते। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करता, कि इंसुलेटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो करंट इसमें से फ्लो नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास छोटा सा डिफरेंस जिसमें हम लोगों ने इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक नंबर है 14.9 विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें सीरीज़ कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन।
हम सीरीज़ में क्या डिस्कस करेंगे? फर्स्टली हम लोग सीरीज़ कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल कम्बिनेशन को। सीरीज़ कम्बिनेशन में हम लोगों ने इसको एंड टू एंड अटैच कर दिया है, ओके स्टूडेंट्स, इन ऑल रेजिस्टेंस को। ओके, इसको हम लोगों ने फर्स्ट वन रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने के साथ कनेक्ट कर दिया है। सेकेंड वन को हम लोगों ने R2 रेजिस्टेंस का नाम दिया है, ठीक है। थर्ड वन रेजिस्टेंस को R3 का नाम दिया है। अब स्टूडेंट जैसे ही हम लोग बैटरी से सप्लाई को ऑन करेंगे तो इसमें से पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा। अब उस करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I के साथ, ओके। अब लेट्स सपोज यहाँ पे सीरीज़ में हमेशा करंट सेम होता है, ठीक है। सीरीज़ में हमारे पास करंट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन जो वोल्टेज है वो हमारे पास डिफ़र होगा। सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम होता है और जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। ओके, इट्स मीन टू से स्टूडेंट्स, जो करंट हमारे पास रेजिस्टेंस 1 में से पास करेगा वही रेजिस्टेंस 2 में से पास करेगा और वही करंट हमारे पास रेजिस्टेंस थर्ड 1 में से पास आउट करेगा। जो करंट I1 R1 में से फ़्लो कर रहा है वही R2 में से और वही R3 में से फ़्लो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि सीरीज़ में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। अगर वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, अगर तो इसमें वोल्टेज रेजिस्टेंस R1 में वोल्टेज V1 होगा तो R2 में वोल्टेज V2 होगा और R3 में वोल्टेज V3 सप्लाई होगा। तो इस तरह से इन रेजिस्टेंस में ये वोल्टेज ड्रॉप होते जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख सकते हैं, in series combination resistance are connected end to end, okay. An electric current has a single path as the circuit. This means that the current passing through each resistor is the same. करंट की वैल्यू हमारे पास इसमें सेम है, इस रेजिस्टेंस में, इस रजिस्टर में, ठीक है। जबकि वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट है। वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होगी, ओके। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट। अब हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? द टोटल वोल्टेज इन अ सीरीज सर्किट डिवाइडेड अमंग द इंडिविजुअल रेजिस्टर एज द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज अप्लाइड बाय द सोर्स। हम इन ये दो तीन वोल्टेज हैं जो हम लोग रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस है और R3 के अक्रॉस, वोल्टेज सीरीज़ में बेसिकली डिवाइड होते हैं। अगर हम लोगों ने टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करने हो तो हम लोग इन तीनों वोल्टेज को हम लोग ऐड अप कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बैटरी का टोटल वोल्टेज आएगा। V is the voltage across the battery and V1, V2, V3 are the voltage across resistance R1, R2 and R3 respectively. Okay students, if I is the current passing through each resistance according to the Ohm law था हमारे पास V is equal to IR के। ओके, ये था हमारे पास ओहम्स लॉ। अब स्टूडेंट्स, ओहम लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग वोल्टेज रेजिस्टेंस अक्रॉस R1 V इज़ इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। स्टूडेंट्स, इनमें V1, V2 और V3 की हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट आउट कर दिया, तो बेसिकली हमारे पास करंट सेम होता है सीरीज़ में, तो हम लोगों ने करंट को हम लोगों ने सेपरेट आउट कर लिया, कॉमन ले लिया और R1, R2, R3 हमारे पास एज इट आ गए। We can replace the combination of resistor as a single resistor is called the equivalent resistance RE. अब ये जो R1, R2, R3 हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3,
ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएंगे, जिसे हम लोगों ने आर ई का नाम दिया। बेसिकली जो ये हमारे पास आर ई है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने R1, R2, R3 की जगह हम लोगों ने आर ई को पुट कर दिया, तो V इज़ इक्वल टू आई आर ई, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ओके, अब स्टूडेंट्स आई आर ई इज, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 14.7 को और हम लोग इक्वेशन नंबर आई आर वी इज़ इक्वल टू आई आर ई हम लोग इक्वेशन नंबर 14.7 में पुट कर दें वी की वैल्यू, तो हमारे पास गिवन न्यू इक्वेशन बन जाएगी आई आर ई इज़ इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो करंट है वो दोनों में कॉमन है, तो करंट की वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, और फाइनल जो हमारे पास रिलेशन आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो आएगा आर ई इज़ इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। This is the equivalent resistance of a series combination is equal to the sum of the individual resistance। ठीक है, जो हमारे पास equivalent resistance है वो all the जो individual resistance थी R1, R2 और R3 का उनका sum up है। equivalent resistance basically हम लोगों ने उन तीनों resistance को add किया तो वो हमारे पास equivalent resistance के equal आ गए। If the resistance R1, R2, R3 and Rn are connected in series, let's suppose हम लोगों ने Rn तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस को उसमें कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन Rn तक। ये था हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला कि किस तरह से हम लोग सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, हम लोग इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। 14.4 एग्जांपल है, इफ़ टू रजिस्टर्स ऑफ 6 किलो ओम एंड 4 किलो ओम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 किलो ओम एंड और एक हमारे पास सेकेंड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4 किलो ओम। अब हमारे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास है, वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास है 10 वोल्ट। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच सीरीज़ कम्बिनेशन, हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए। देन हम लोगों ने करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस, देन हम लोगों ने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देन हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस को डिस्कस करना है। हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए जो सीरीज़ का कम्बिनेशन है आर इक्विवेलेंट हमारे पास इक्वल टू होगा, बेसिकली इसमें दो रेजिस्टेंस हैं तो हम लोग लिखेंगे R1 प्लस R2। ठीक है, R1 हमारे पास है 6 किलो ओम और R2 की वैल्यू है जो हमारे पास है 4 किलो ओम, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 किलो ओम आ गई। सेकेंड वन हमारे पास गिवन है द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हम लोगों ने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम लोग करंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओहम लॉ हमारे पास है V इज़ इक्वल टू आई आर के। यहाँ से अगर हम लोग I की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो I हमारे पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R। ओके, तो V की वैल्यू हमारे पास, पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास 10 वोल्ट है। ओके, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास है 10 किलो ओम, तो हमारे पास जो फाइनली करंट की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओम। अब बेसिकली जो 10⁻³ है वो मिली के इक्वल होता है, तो हम इसमें मिली की वैल्यू को प्लेस आउट कर देंगे। ओके, इन केस ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन द सेम करंट, हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था प्रीवियस टॉपिक में कि जो सीरीज़ कम्बिनेशन होता है उसमें करंट की वैल्यू सेम होती है जबकि उसमें वोल्टेज डिवाइड होता है। वुड पास थ्रू द ईच रेजिस्टेंस देन करंट R1, R2 एंड R3 विल बी इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर।
थर्ड वन हमारे पास गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है V इज़ इक्वल टू आई आर। यहाँ से हम लोग फर्स्टली हम लोग V1 को कैलकुलेट करेंगे। V1 इज़ इक्वल टू आई आर। तो करंट की वैल्यू हमारे पास है 1 मिली एम्पेयर, मतलब 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है 6 किलो ओम। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 हमारे पास आ गया 6 वोल्ट। सिमिलरली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। सेम अगेन फार्मूला V2 इज़ इक्वल टू आई R2। करंट की वैल्यू बेसिकली हमारे पास सेम है। सीरीज़ में हमेशा सीरीज़ कम्बिनेशन अगर होगा तो हमारे पास उसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, जस्ट उसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो हमारे पास करंट की वैल्यू इसमें भी सेम होगी, आई 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और हमारे पास रेजिस्टेंस R2 के लिए हमारे पास 4 किलो ओम थी रेजिस्टेंस R2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 के लिए जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 4 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल। आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो होप सो ये आपको ईजिली समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन के रिवर्स ही हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड हैं पैरेलल। ठीक है, वो बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं और रेजिस्टेंस ये हमारे पास एक स्विच है जिसे हम लोगों ने K के साथ रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम इन्हें रेजिस्टेंस को मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 रेजिस्टेंस है और थर्ड वन हमारे पास R3 रेजिस्टेंस है। पैरेलल के केस में हमारे पास जो करंट है वो डिवाइड होगा। ठीक है, पैरेलल के केस में हमारे पास करंट डिवाइड होगा, जबकि वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास सेम होगी। स्टूडेंट्स जो हमारे पास इस केस में जो करंट होगा वो हमारे पास डिफरेंट होगा। इस R1 रेजिस्टेंस में हमारे पास करंट की वैल्यू I1 होगी, R2 रेजिस्टेंस में हमारे पास करंट की वैल्यू I2 होगी और R3 में हमारे पास करंट के लिए I3 होगी। तो पैरेलल के केस में वोल्टेज की वैल्यू सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन एंड ऑफ द ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी while the other end of the resistor is connected with the negative terminal of the battery. Okay, next students हमारे पास है therefore the voltage is same। बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। तो ईच रजिस्टर जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है उनमें वोल्टेज हम लोगों ने सेम लिख दिया। ठीक है, इन पैरेलल सर्किट अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं पैरेलल सर्किट में, तो करंट इज सम, तो इसमें करंट इज सम ऑफ ऑल द करंट इन द सीरीज़। बेसिकली करंट इसमें R डिवाइड होता है। तो हम लोग टोटल करंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इन तीन रेजिस्टेंस के करंट को ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास सर्किट का टोटल करंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने टोटल करंट को कैलकुलेट करने के लिए जो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट था, R2 के अक्रॉस करंट था और R3 के अक्रॉस करंट था, उन सबको हम लोगों ने ऐड कर लिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज़ V। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ V इज़ इक्वल टू IR। ये हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर हम लोगों ने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो करंट फॉर रेजिस्टेंस R1 के लिए I इज़ इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R1 आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स इसी तरीके से करंट हमारे पास सेकंड के लिए I2 इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R2 और इसी तरीके से हमारे पास थर्ड वन के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी V इज़ इक्वल टू
I3 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R3 वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो रेजिस्टेंस वोल्टेज है, जो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन है, पैरेलल कम्बिनेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, पैरेलल में जो हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, पैरेलल में हम लोगों ने देखा जो वोल्टेज है वो सेम होता है। इसमें वोल्टेज को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वन फैक्टर बढ़ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। We can replace the combination of resistor with a single resistor called the equivalent resistors. अब स्टूडेंट्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को हम लोग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ मेंशन कर देंगे, जिसे हम लोगों ने 1/RE का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स 1/RE हमारे पास बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास इक्वल टू आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। अब हम इसमें वोल्टेज हैं वो कॉमन है, तो बेसिकली हम लोग इनको कॉमन ले लेते हैं। I इज़ इक्वल टू V/RE के इक्वल आ गया। I इज़ इक्वल टू V/RE हम लोगों ने 14.10 इक्वेशन में पुट कर दिया। इस जगह पे हम लोगों ने पुट कर दिया I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय RE। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फैक्टर जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास एज इट रहे। अब हमें पता है कि इन दोनों में जो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो हमारे पास कॉमन है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू वोल्टेज है वो बेसिकली हमारे पास इसमें कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और हमारे पास फाइनली 1/RE इज़ इक्वल टू 1/RE इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 के हमारे पास इक्विवेलेंट आ गया। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आया फाइनल रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम लोग n नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट n नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा, इफ़ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड Rn आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी 1/RE प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज़ इक्वल टू Rn के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास पैरेलल सर्किट हैव टू बिग एडवांटेजेस ओवर सीरीज सर्किट। तो पैरेलल सर्किट के हमारे पास दो एडवांटेजेस हैं एज़ कंपेयर टू सीरीज सर्किट के। फर्स्टली है कि ईच डिवाइस इन सर्किट इज़ रिसीव्स विद फुल बैटरी वोल्टेज। क्योंकि हमारे पास इनमें वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है तो हमारे पास हर डिवाइस के लिए वोल्टेज सेम होगा। ईच डिवाइस इन अ सर्किट इज़ टर्न्ड ऑफ independently without stopping the current flowing through the other devices in the circuit. This principle is used household wirings में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसमें वोल्टेज बेसिकली सेम होता है, तो हर डिवाइस में बैटरी की हर डिवाइस में इक्वल वोल्टेज सप्लाई हो जाता है। इस तरह हर डिवाइस है वो फुल वोल्टेज को रिसीव करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सेकेंड एडवांटेजेस है, each device's circuit may be turned off independently without stopping the current flowing through the other device। हम लोग किसी भी एक डिवाइस का करंट स्टॉप कर सकते हैं, बाकी जितनी भी करंट है डिवाइसेस होंगी उनका करंट फ्लो हो रहा होगा उसी सेम सर्किट के अंदर। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज़ करते हुए पैरेलल वायरिंग की जाती है हमारे घरों के अंदर।
ताकि किसी भी एरिया में हमारे घरों में प्रॉब्लम आ गए तो हम लोग जस्ट उसी एरिया के सप्लाई को ऑफ़ करके हम लोग रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, उनमें इजीली सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पैरेलल सर्किट जो है बेसिकली ये बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सीरीज़ कम्बिनेशन के। अगर सीरीज़ में अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम्स आ जाती है तो सर्किट हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, इस वजह से बाकी जितनी भी अप्लायंसेस हैं उन्हें भी हमें ऑफ़ करना पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन को, पैरेलल कम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल गिवन है, ये हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इफ़ द सर्किट 14.13 R1 resistance is 2 ohm and R2 resistance is 3 ohm. R3 resistance is 6 ohm and voltage is 6 voltage. Find the following quantities. फर्स्टली स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। फर्स्टली स्टूडेंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को। देन हम लोगों ने डिस्कस करना है करंट पासिंग ऑफ द सर्किट को। देन टोटल करंट की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ओके, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। R1 की वैल्यू हमारे पास 2 ओम है, R2 की वैल्यू हमारे पास 3 ओम है और R3 की वैल्यू हमारे पास 6 ओम है। हम इनको ऐडअप करेंगे। ऐडअप करने के बाद एलसीएम लेने के बाद हम इनको ऐडअप करेंगे। देन हमारे फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओम। स्टूडेंट्स सेकेंडली हम लोगों ने डिस्कस करना है इनके लिए करंट की वैल्यू इन पैरेलल कम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज सेम। हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो पैरेलल कम्बिनेशंस होंगे, पैरेलल कम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज की वैल्यू होती है पैरेलल कम्बिनेशन में, वो हमारे पास सेम होती है। ठीक है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस अगर हम लोग R1 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू IR के। ओम लॉ बेसिकली हमारे पास होता है V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, यहाँ से हम लोग अगर I1 को कैलकुलेट करना चाहें, करंट फ्लो थ्रू I1, तो I इज़ इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R1 आ जाएगा। वोल्टेज बेसिकली हमारे पास 6 वोल्ट है। पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 2 ओम है। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 3 एम्पेयर। अगर हम लोग रेजिस्टेंस करंट R थ्रू के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V डिवाइडेड बाय R2। और स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास जो फार्मूले में हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, I2 के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू है हमारे पास V डिवाइडेड बाय R2। वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमारे पास 3 ओम है, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पेयर। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग I3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास I3 इज़ इक्वल टू आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R3 के। वोल्टेज बेसिकली पैरेलल कम्बिनेशन में सब में सेम था, तो हम लोग 6 वोल्ट रखेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 6 ओम है। तो फाइनली हमारे पास 1 एम्पेयर हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स थर्ड वन हमारे पास कहा है कि सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन इज इक्वल टू द टोटल करंट I इन द सर्किट, देयरफॉर द टोटल करंट विल बी द 6 ओम। स्टूडेंट्स हम लोगों ने टोटल करंट के लिए फार्मूला को डिस्कस किया था। टोटल करंट के लिए हम लोग अगर देखें तो करंट की वैल्यू हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में होगी। हम लोग इन ऑल करंट की वैल्यूज़ को ऐडअप कर लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास जो टोटल करंट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 6 एम्पेयर। ठीक है, टोटल करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 एम्पेयर। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन को डिस्कस किया। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक वाइंड अप हुआ। आई होप सो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।